अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, आज हम आइंदा अमरीकी इंतखाबात और नई हुकूमत के क़याम के बाद अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बात करेंगे। आज फ्लोरिडा में होने वाली सदारती उम्मीदवारों के तीसरे और आखिरी मुबाहिसे में सदर ओबामा और मिट रोमनी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से खुलकर अपनी पार्टी पॉलिसी पेश की है। सदर ओबामा ये कहते हैं कि एबटाबाद ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान कभी इजाजत ना देता, इजाजत मांगते तो उसामा बिन लादेन को हलाक करना मुश्किल हो जाता। जबकि मिट रोमनी का मौक़िफ़ था कि एबटाबाद ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहिए था। मिट रोमनी ने कहा कि पाकिस्तान 100 एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है। बतौर रियासत पाकिस्तान अगर नाकाम हुआ तो एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं और ये खतरनाक होगा। मिट रोमनी ने मजीद कहा कि इन हालात में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हम खत्म नहीं कर सकते, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाना होगा। नाजरीन, इस मुबाहिसे में दोनों सदारती उम्मीदवारों ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान से ताल्लुकात से मुतालिक अहम इशारे दिए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि क्या अमरीकी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, आप समझते हैं कि इसमें कोई मानीखेज तब्दीली आएगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी हम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले समी साहब से पूछते हैं। शाजिया, मैंने जो आज स्टोरी सबसे पहले चुनी है वो ये कि आज अगर आप रोजनामा दुनिया देखें तो एक तो उसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, काजी साहब, उनका ये इंटरव्यू छपा हुआ है कि असगर खान केस के फैसले से जो है वो सियासी इंतशार भी बढ़ेगा और जिन सियासतदानों की बात की गई है हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि हुकूमत इसकी तहकीकात करवाए, तो उसमें एक चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो हैं, ये एक हमारी हेडलाइन स्टोरी है, लीड है ये, कि ये वो कह रहे हैं कि नैब और FIA समेत तहकीकाती इदारों पर कोई एतमाद नहीं रहा किसी को। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये खुद कह रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे आगे चलकर, तो फिर इनकी तहकीकात कौन करेगा, किस तरह इनकी तहकीकात मुमकिन होगी? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो क्या उस वक्त उनको इल्म नहीं था कि हम अगर कह रहे हैं कि आप तहकीकात किसी और इदारे से करवाएं तो यहाँ पर तो किसी को एतमाद ही नहीं है। दूसरी मैंने जो खबर चुनी है वो है मियां मंजूर वट्टू, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नए सदर बने हैं। वो कल तशरीफ लाए तो बड़े एक इस्तकबाल का समा बनाया गया और उसमें ऐसा नज़र आ रहा था जैसे मंसूर वट्टू कोई जाले हैं, पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, बहुत पुराने हैं। इस पर बात करेंगे कि जो मंसूर वट्टू हैं, क्या पीपल्स पार्टी के जो हार्ड कोर कारकुन हैं उनको वो कबूल करेंगे बतौर पंजाब PP प्रेसिडेंट? कल रैली में क्या क्या हुआ, क्या क्या तकारीर हुई, बिहाइंड द सीन क्या गुफ्तगू हुई, उस पर बात करेंगे। फिर मैं शाजिया तस्करा करूंगा एक नई किताब का जो बरतानिया में आ रही है, जिसका नाम है क्रूअल ब्रिटेनिया। क्योंकि आपने जिक्र किया अमरीकी सदारती मुबाहिसे का, उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात होगी, तो इस किताब में यह बताया गया है कि बरतानिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर शरीक रहीं लोगों को इल्लीगली अगवा करने में, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो दहशतगर्द हैं, और टॉर्चर भी किया गया। क्योंकि बरतानिया की जो लीडरशिप है वो इससे पहले बिल्कुल इनकार करती रही है कि हम किसी भी टॉर्चर, जेल में या इस तरह के अगवा में मुलव्वस रहे। तो ये एक बड़ी तहलका खेज किताब है, इसका जिक्र करेंगे। और आखिर में जिक्र करेंगे अपने प्रोड्यूसर वकास महबूब साहब का। वो भी दुनिया न्यूज़ आते हुए लुट गए और पुलिस ने इसके बावजूद, ये पता है कि ये मीडिया के हैं, उनकी जो डकैती हुई उस पर कोई किसी किस्म की FIR का हिसाब दर्ज नहीं की। सही शाजिया, एक फिस्कल मॉनिटर 2012 रिपोर्ट होती है IMF की जो आती है, उसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो हमारा डेफिसिट टू GDP रेशो है उसमें हम 26 मुल्क जो हैं डेवलपिंग, उनमें सबसे ज़्यादा टॉप कर गए हैं। अब गोया हमें अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए 31% अपनी GDP का दरकार होगा। और ये ज़रा ज़हन में रखें कि 1% जो GDP का होता है वो 236 अरब डॉलर होते हैं। ज़रा इसको 31 से ज़रब दें, मेरी गिनती ख़त्म हो जाती है। तो ये हम किस किस्म की माशी दुनिया में एंटर हो रहा है ये मुल्क, और ये यहाँ क्या खड़े बैसे कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट को हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। गैस लोड शेडिंग एक और हमारा जो अजाब, अब ये इसलिए बन गया कि 6 दिन अगर बंद है तो कितने, तकरीबन हमारा 10% इम्पोर्ट्स हर महीने कम हो रही हैं। इसके साथ 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जो भी बुरी भली जॉब जो हमने उनको दे रखी हैं 6,000 रुपये माहाना पे, अब वो भी हम उनसे छीनने के दर पे हैं। यह क्या कहानी। और फिर एक और बड़ा किरदार हमारी तारीख का, नुसरत भुट्टो, बड़ी एक साइलेंटली सफ़र किया उन्होंने। भुट्टो फैमिली का जो सागा था, जो एक तारीख थी, उसमें उस पर उनकी आज बरसी है, तो उनका जिक्र ना करना एक
ज्यादती होगी, क्योंकि जहां पीपल्स पार्टी की आज की लीडरशिप ने वो जो ये बात कर रहे थे कि भट्टू साहब को जियाला बना दिया। कल मैं जलसा देख रहा था, खैर से हर चीज़ थी वहाँ पे, वो पीपल्स पार्टी नहीं थी जो पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। अब इसका नाम बदल लें तो बेहतर होगा। बहरहाल इस पे बात करेंगे। और फिर PMLN ने जो मुतालबा किया वो बड़ा दिलचस्प है। यही मुतालबा इससे पहले पीपल्स पार्टी का था कि उन्होंने तहकीकात जो है बड़े शफाफ तरीके से, जिस तरह कैफर किरदार तक पहुंचे जुल्फ़िकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल रहमान मलिक साहब ने जिस तरह करवाए हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि उनकी तहकीकात जो हो, ये जो असर खान केस है वो भी UN करे। तो वो ये समझते हैं कि बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि UN से तहकीकात करवाएं। ये क्या कहानी है, इस पर जरा बात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमरीकी सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी और बराक ओबामा के दरमियान आज आखिरी मुबाहिसे की जो फ्लोरिडा में हुआ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। के बाद खुशामदीद। अमरीकी सदारती उम्मीदवार बराक ओबामा ये कहते हैं कि अगर उसामा पर हमले की हम पाकिस्तान से इजाजत मांगते तो हमें पाकिस्तान इजाजत ना देता, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। तो कई साहब, मुस्तकबिल में हम तैयार हैं कि अगर हमारी मर्जी नहीं है किसी जंग में, किसी हमले में, तो जबरदस्ती हम पर हमला हो सकता है। देखिए, हमारा जो लेवल है उनसे गुफ्तगू का, और खास तौर पर जो हमारी ये रूलिंग एलीट जो हमारे यहाँ हुकूमत करती है, इनका मामला करने का उनसे क्या तरीका है वो तो हम देखते रहते हैं। कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस बाद सेक्शंस ऑफ द स्टेट से आ भी जाती है, लेकिन आमतौर पर जो सिविलियन है वो कुछ भी, मगर जो है वो मैं आज जो डिबेट देख रहा था, देखिए मैं आपको एक बात बड़ी दिलचस्प बताऊं, मैं इस डिबेट को कैसे देखता हूं। वो ये किसी ने कहा था कि अमेरिका में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बिग बिजनेस पार्टी, और उसके दो राइट विंग है, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट। लिहाजा वो जो उनकी एक बड़ा वेल रिहर्स ड्रामा होता है, वो एक वो बड़ा उन्होंने खेल बनाया हुआ है, उसको बड़ा वो सीरियसनेस बना, लेकिन उनके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। और उस पे चाहे रोमनी हो या चाहे कोई आदमी हो, जो उन्होंने पाकिस्तान की बात की, मसलन पाकिस्तान की जो बुश के बाद की पॉलिसी थी उसकी ओबामा की, वो कंटिन्यूएशन थी उसी पॉलिसी। आज अगर रोमने भी आ जाता है तो उनके जो परमानेंट इंटरेस्ट है, जिस तरह से जिस एनेक से इस वक्त अमेरिका की रूलिंग क्लास इस ग्लोब और इस दुनिया के मुल्कों को देखती है, एक सोल और लागर किस्म की सुपर पावर के नजर से देखती है, तो वो परमानेंट है। तो लिहाजा इसके कोई इतने मीनिंग्स या तो सभी सब ड्रोन हमलों पे दोनों का मौक़िफ़ है कि मिट रोमनी भी कहते हैं ये जो इन्होंने काजी साहब ने बात कही ना, ये सिर्फ अमेरिका पर जो कौमें हैं और जो इस दुनिया में मैटर इसलिए कर रही हैं कि उनकी हर पॉलिसी में हमें एक तसलसल नजर आता है। यही तसलसल हमें चाइना की पॉलिसी में नजर आता है, यही तसलसल हमें जो इंपॉर्टेंट यूरोपियन स्ट्रॉन्ग जो ममालिक हैं उनकी पॉलिसी में नजर आता है, और यही तसलसल हमें रशिया की पॉलिसी में नजर आता है। आपकी जो खारजा पॉलिसी होती है वो दिन रात तब्दील नहीं होती, वो एक बाकायदा जो आपके कौमी मफादात हैं उनको सामने मद्देनजर उनको रखकर तो फिर बनाई जाती है। तो आज जो स्टांस था उनका दुनिया के हवाले से वो सामने आया। मैं इसको इस नजर से देखता हूं, दोनों जो उम्मीदवारान हैं, दोनों उनका ईरान के बारे में ये कि न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा, इसराइल पर हमला हुआ तो हम इसराइल का साथ देंगे। पाकिस्तान में मिट रोमनी ने ये कहा कि वो बिल्कुल हमायत करते हैं ड्रोन हमलों की, और अलकायदा की लीडरशिप को लेना होगा एक, क्योंकि मैं ये अर्ज करता हूं कि ये मुल्की उनके मफाद का तकाजा है। मैं तो इसको इस नजर से इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, उनका भी यही मामला होना चाहिए कि जो मुल्की मामलात हैं उस पर आपका इंटरेस्ट एक होना चाहिए, उस पर आपका इंटरेस्ट एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हालांकि वो सदारती मुबाहिसा है, वोटर्स को उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनके मुल्की मसले की बात आई, डेविएट नहीं किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया उन्होंने। मैं सभी साहब से कोई बड़ा इख्तलाफ इस पर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इनकी जो मुल्की मसला, कौमी मसला, भाई जो हमला था इराक पे, वो ईरान की उनकी कौम का मसला नहीं था, उनकी रूलिंग क्लास का मसला था। तो हम हमेशा जो है ना खल्त मलत कर देते हैं। हम ये कहते हैं हमारी क्या पॉलिसी जो है, अमेरिका की जो पॉलिसी है, मैं उसकी पॉलिसी की आपको मिसाल दूं, 2007 का रिसेशन आया, ठीक है, तो क्या है कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का मतलब है कि कारोबार करो, नुकसान हो तो नुकसान झेलो, फायदा हो तो फायदा झेलो। जब कंपनियों को नुकसान हुआ, बिग बिजनेस को, तो आवाम के सारे पैसे पकड़ के उन्होंने अपनी कंपनियों के बेल आउट के लिए दे दिए, विच इज नॉट कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा जी सोशलिज्म फॉर द रिच एंड कैपिटलिज्म फॉर द पुअर। बात यह है कि रूलिंग क्लास जो अपने उसके इंटरेस्ट होते हैं, जो उसके अपने मफादात होते हैं, जो उसके अपने तबकाती मफादात होते हैं, वो उसको कौमी मफादात कर देती है। यहाँ हमला करना, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो उनके बड़े बड़े वहाँ पे जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं आप उसको, उनके मफाद में था इराक पे हमला करना, उन्होंने इराक पे हमला किया। उनके मफाद में था अफगानिस्तान पे हमला करना, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया। और $2 बिलियन अ वीक का जो कारोबार था, ये
जिसमें अभी अमेरिकी अवाम के बच्चों ने पे किया इन स्वेट एंड ब्लड, जो क्योंकि वहां पे 19 आपने पढ़ा ना टॉमस मोर की जो फिल्म थी कि वहां पे एक सिर्फ सेनेटर था जिसका बेटा फौज में था, बाकी सब गरीबों के बच्चे थे जो उनकी वर्किंग क्लास, और फिर यहाँ अफगानी अवाम ने उसकी कीमत दी या हमने उनकी कीमत दी। तो इसे कौमी मसला ना बनाए, ये उनकी जो लोग इस वक्त वहां काबिज हैं ज़राए पैदावार पे और उनकी कांग्रेस पे, उनके तमाम इदारों पे, ये उनका। अच्छा, मैं एक बात आपकी सही है, ये मैं मान लेता हूँ आपकी बात। इराक पे हमला 2004 के इंतखाब से, जो सदारती इंतखाब है, उससे पहले हुआ था, और ये जब हमला हुआ उस वक्त तक ये बात सामने आ गई थी कि उनके पास कोई WMDs नहीं थे, उन्होंने उसका वो सत्यानाश कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा वहाँ की जो लोगों की अक्सरियत है उसने बुश को वोट दिया। तो जो उनके अपने मफादात हैं, आपकी जो बातें सही होंगी सारी, बुश और बुश जो पावरफुल दो कमेटीज हैं वहां पे, डेमोक्रेट की और रिपब्लिकन की, इनकी नॉमिनेशन के बगैर तो सदर नहीं बन सकता। और इनके ये अगर वोट ले भी ले, और वो अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जो इलेक्टेड बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जो नॉमिनेटेड है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इट्स अ हाईली कंट्रोल्ड सिस्टम। इसको आप इसका वो एक खास तबके के मफादात को फर्दर करता है, उसी को प्रिजर्व करता है। वहां पे अगर आप वहां पे 1918 में मैक्स ईस्ट मैन ज्यादा वोट लिए थे, वो तो नहीं बना क्योंकि वो पार्टी के जरिए नहीं आया। बात ये है कि बड़ा एक कंट्रोल सिस्टम है, उसका नाम हमने डेमोक्रेसी। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो अमेरिका का निजाम है उसको अमेरिकी अवाम की पूरी ताईद और हमायत हासिल है। तो मैं यहाँ तो हासिल, वहां पे रेफरेंडम हुआ इस बात पे, उसमें वहां का जो सदर है, मैं अमेरिका में बैठा था, वो अल गोर कहते हैं क्योंकि ये तर्जमा है, वर्बैटम तर्जमा, क्योंकि इस मुल्क के सदर को इस मुल्क के अवाम नहीं इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब करता है। हर चंद के मेरे वोट तो ज्यादा हैं, मगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज फ्लोरिडा में किसने बनाया इलेक्टोरल कॉलेज? किसने बनाया इलेक्टोरल कॉलेज? नहीं, अवाम ने बनाया। अवाम क्या बना? अवाम वहां पे सर, अवाम जूती बनाती है, अवाम नीचे से गंदम उगाती है। ये जो कानून बनते हैं ना, जो उस सारा पैसा इकट्ठा करके ऊपर मैनेजमेंट के नाम से हम टाई लगा के बैठे होते हैं, वो अपने तबके के मफाद पे और बना रहा होता है। एक कॉल लेने थे मुल्तान से नवीद। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मुल्तान से नवीद बात कर रहा हूँ। जी जी, आई एम सॉरी मैडम, मैं सिर्फ आपसे खुदा के लिए सिर्फ 1.5 मिनट लेना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी 1.5 मिनट में बात सुन लें। देखें, पहले ये मसला चल रहा था कि खत लिखने के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने लिखा, गिलानी साहब को घर भेज दिया, ये हो गया। अब पैसा, अब चल रहा है चक्कर सारे पैसे का कि पैसे फलां पार्टी ने लिया, फलां पार्टी ने लिया। भाई मुल्तान में इलेक्शन हुआ, गिलानी साहब के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी का, खुदा की कसम मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसा जो उस इलेक्शन के अंदर खर्च किया गया है। मैं PTCL का रिटायर मुलाजिम हूँ, हमारी 4 साल से हमारी पेंशन नहीं बढ़ी है। बताएं, आज 40,000 खानदान कहाँ जाएं, कहाँ मरे, कहाँ रोए? वो रोटी नहीं है, पानी नहीं है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, बिजली नहीं है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? खुदा के लिए काजी साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवीद आपका। इस पर आपका कमेंट लेते हैं। मंडी बहाउद्दीन से शाहिद भी है कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं काजी साहब को और समी साहब को बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता इतनी सीधी बातें पाकिस्तान में रह के ना करें। यहाँ तो सब झूठ पे चल रहे हैं और आप लोग तो कम से कम सच ना बोलें। सच ना बोलें? जी सर, क्योंकि यहाँ पे सच बोलने वाले का गला दबा दिया जाता है। ठीक है, बहुत। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, कल के हवाले से, कल जब मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब लाहौर पहुंचे हैं और जो सूरत हाल उन लोगों ने एयरपोर्ट की है, क्या ये सिर्फ हक पीपल्स पार्टी को है कि बाकी भी सब कर सकते हैं? जो इनका दिल करता है वो ये पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। इन्हें क्यों नहीं खुदा का खौफ आ रहा? क्यों नहीं ये हम लोगों को जीने दे रहे? या तो हम लोगों को ये लोग जहर दे देना, मार दे हम लोगों को, जो दिल में आता है फिर करते फिरे। बहुत ये शुक्रिया खुदा का वास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायद आपका। जी, पहले आप कमेंट। अब इस पे मेरे ख्याल में कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये कॉलर आपसे बात कर रहे हैं, उसका जवाब तो पहले जो कॉल की थी कि वो ठीक कहते हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि 4 गुना ज्यादा पैसे लगाएंगे ना। कल जो हमने बात की, कल जो हमारे आए थे यहाँ पे सर्वर साहब, उन्होंने बताया जी 40 अरब रुपए का कर्जा माफ हुआ उनकी एहलिया का। उसके बाद जो है यहाँ घर मकान जो लिए यहाँ पे उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान, तो वो किधर से आए? तो पैसे का जो अमल दखल है आज के इलेक्शन में, उसे कौन रूल आउट कर सकता है? तो ये उन्होंने बात की, मुल्तान के रहायशी थे वो लोग। सही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि पैसा इस्तेमाल होता है, और इस पे अब ये कोशिश कर रहे हैं। माजी में तो काबू नहीं कर सके, इसको कंट्रोल नहीं कर सके, लोगों ने लगाया पैसा। लेकिन अब अगर कोई इस किस्म की कानून साजी हो जाए, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, कोशिश की जा सकती है अच्छे लोगों को लगाने। कानून तो आज भी जो मौजूद है ना,
अगर इन पे 30% अमल भी होना शुरू हो जाए ना, तो इस समाज में शायद बेहतरी की चीज़ें आनी शुरू हो जाए। मगर यहाँ इशू ये है कि कानून पे कानून बनाई जाए, कानून बना दिया, हमने डी वैल्यू कर दिया, 18वीं तरमीम आ गई, 18वीं तरमीम आई, वो जो सेहत थी वो सेंटर और सूबों के दरमियान कहीं गायब होकर रह गई। हर इंडिकेटर, हर इदारा ये बता रहा है, यार ये कहते हैं अच्छा ये इसका क्या करें, गायब नहीं, बात ये नहीं है। यहाँ जब पे कोई चीज ये लोग ट्रांजिशन में होती है ना, तो जब तक 62-65 बरसों से ट्रांजिशन से हम कभी बाहर आएंगे? ये ट्रांजिशन में है। देखे ना, खुद बिल्कुल सेटल्ड है मकान, क्या इनका जो घर बना वहां पे मुल्तान में वो ट्रांजिशन में है या बन चुका है? इनके एसेट बन चुके हैं या नहीं बन चुके? अवाम का हर काम ट्रांजिशन में है। इट मींस कि नहीं है, प्रियोरिटी नहीं है। आपका खिताब बिल्कुल बड़ा पुरजोर है। खिताब को छोड़ें, लोग तंग हैं, मरे हुए हैं। इनके हर काम, इनका घर बन रहा है वो बन चुका, इनकी और कोई इनकी फैक्ट्री मिल बननी थी वो बन चुकी, कौम का काम, वो सड़क टूटी हुई है। लाहौर शहर में कल मैं गलती से निकल पड़ा एक तरफ जाने को और तौबा तौबा करके घर वापस चले गए, ये भी ट्रांजिशन में है। तो ये इस तरह है, ये प्रायोरिटीज का इशू है। मिट रोमनी और ओबामा की बात करें तो फाइनली बताएं कि इन दोनों की पॉलिसी तो एक ही लगती है अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी? पाकिस्तान के लिहाज से कोई पॉलिसी बदलेगी? देखिए, पाकिस्तान के लिहाज से पॉलिसी जो है ना वो उनके अपने कौमी मफादात के तहत ही बदलेगी। वो पॉलिसी जो उनकी है वो उसमें पाकिस्तान के अवाम का अगर हम देखें कि फायदा हो जाएगा और अमेरिका का नुकसान होगा, तो ये इसमें उनका कसूर नहीं है, हमारी सोच का कसूर होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरी डिबेट में, चाहे इसको ये ड्रामा कहें, वेल रिहर्स्ड ड्रामा कहें, हमारे लिए सिर्फ एक ही पैगाम था। मैं जब वो डिबेट देख रहा था कि अगर हम भी अपने मफादात के तहत इसी तरह अपनी पॉलिसी बनाएं और एक दूसरे के सामने सिर्फ पॉइंट स्कोर करने के लिए एक दूसरे पर तनकीद ना करें, जहां हमारा मुल्की मफाद का मसला है वो शुड बिल्कुल ओपनली हम कहें कि जनाब ये हमारा मसला है और हम इस पर इस तरह से कारबंद रहेंगे, हम ये हमारा एक्शन होगा, तो इसमें हमें, मेरा ख्याल है, किसी बेहतरी की जानिब जाएंगे। फौजी इनकलाब के बारे में दोनों की सोच में डिफरेंस है। वो कहते हैं 2014 तक में नॉर्मली कहते हैं कि हम निकाल लेंगे, लेकिन ओबामा कहते हैं कि गलत पॉलिसी है इनकी, तो इसका मतलब है भी वहां पर जंग जारी रहेगी। नहीं, वो देखिए, अब ये उन्होंने एक मुल्की मफाद में फैसला किया, इकोनॉमी पर बड़ा प्रेशर है कि जी हम वहां से ट्रांजिशन ले लेंगे, उनके अलाइज ने कहा। अब वो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज कर लिए। पहले वो जो नेशन रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, अब उन्होंने कहा नहीं जी हम कोई नेशन बिल्ड करने तो नहीं आए, हम तो अलकायदा को वीक करने आए थे, वो हमने वीक कर दिया। और अगर तालिबान हमसे बात करते हैं, हम कल्चर चेंज नहीं कर सकते, और अगर ये अलकायदा को दूर रखते हैं तो हमें इस पर कोई इतराज नहीं। उन्होंने चेंज, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स उस वक्त हल नहीं हो रहे होंगे तो आप यकीन करें वो कोई ना कोई तरीका निकाल कर वहां पर रहेंगे। अगर उन्होंने ये समझा कि नहीं बस अब ठीक है, ये आपस में लड़ते मरते रहे, हमारे तरफ नहीं देख सकते। जब ये वियतनाम की जंग भी जब बंद हुई थी तो एक अवामी प्रेशर आया था, मूवमेंट बन रही थी। वो आज लें आप, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आकर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। डेफिसिट शाजिया, ये जो है ना एक रिपोर्ट, इस पर बात करना चाहता हूँ कि 26 मुल्कों में जो डेफिसिट टू जीडीपी हमारा कितना अलार्मिंग पहुँच गया है। यूँ समझे इसे फिस्कल मॉनिटर 2012 है रिपोर्ट। ये हमें बताता है कि हमारा जो इस वक्त डेफिसिट है वो हमारे जीडीपी के 31% तक हो चुका है, और 1% जो है वो 226 अरब रुपए है। अब 31 को 226 से अगर ज़रब दें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई जो अंग्रेजी ट्रिलियन है उसमें 7 ट्रिलियन या 70 खरब बन जाते हैं जो हमने देने। इसमें जो दूसरा बड़ा इशू आ गया वो हमारी जो शॉर्ट टर्म बारविंग थी, वो भी तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब है, और लॉन्ग टर्म बारविंग 5.62 ट्रिलियन ये जो हमने देनी है। अब मैं इसको जो खबर को आपके सामने लेके आया हूँ वो इसलिए कि हम बात करते हैं, हम लोग इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, लोगों के पूछ भी रहे हैं, हर कोई बड़ा बेताब है हुकूमत में आने के लिए, हर कोई चाहता है कि जैसे आगे कोई पिकनिक है, आगे कोई पार्टी है कि हम वहाँ पहुँचे। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से सेंसलेसली बारविंग की इस हुकूमत ने अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर, और जिस तरह नोट छापे, और ये IMF ने हमें बताया कि अब हमें अगले जो बजट है उसमें, जो पिछले बजट में जो हमारी फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी वो 20% ऑफ द GDP टोटल खाम कौमी पैदावार का थी, अब 31%। इसका मतलब सादा ज़बान में, अब इसमें माशी इस्तेलाहों को तर्क करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं अब ये कहीं से तो आने हैं, किसी ने तो देने हैं। अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे खुदा न खास्ता, तो फिर अब ये कहाँ से आने हैं? ये लोग अवाम रोज़ पूछते हैं ना कि ये पागल हो चुके हैं, ये इतनी कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं, ये इतनी बर्बादी क्यों हो रही, तो ये अब पैसे कहीं से आने हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि रिच और माइटी जो है उससे पैसे ले, या जिस तरीके से हमने इकराम हक की यहाँ स्टोरी की थी कि $500 अरब इनका सिर्फ स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो कुछ सरकार वापस लाएगी, मगर नहीं
होगा क्या कि आए रोज हर हफ्ते हम यूटिलिटी बिल्स और उनकी कीमतों में इजाफा करते चले जाएंगे और फिर यहां से किसी हुकूमत की जमहूरी या गैर जमहूरी होने का तयन होता है कि समाज के किस परत पे वो कितना बोझ डाल रही है। अगर 70-80% लोगों पे उन्होंने सारा बिल उन्होंने फुट करना है और जो यहां लग्जरी के उस बबल में छोटा सा एक तबका रह रहा है उसको आपने एक टके की भी तकलीफ नहीं पहुंचानी, तो यहां आपका डिसीजन होता है कि आप जमहूरी हैं या गैर जमहूरी हैं। वहां नहीं होता वर्दी और ये अलामतें होती हैं, ये अलामतें होती हैं, ये शेरवानी पहनी वर्दी। असल वहां जहां पे आपकी माशी पॉलिसी बनती है कि ये अवाम की मफाद में है या चंद % खवास के मफाद में है, और अगर ये खवास के मफाद में है तो फिर वो डेमोक्रेसी उसका नाम होता है, वो चीज कुछ और होती है। और साथ ही मैं इसके साथ ये स्टोरी शामिल करके खत्म कर दूं कि ये जो गैस का इशू है इसमें 6 दिन हो रही है, इसमें 15 लाख लोगों के बेरोजगार होने की बात है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही है और ये बताया जा रहा है कि अब हम अपने जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर सकेंगे। जो आए हुए हैं हमें मिले हुए हैं जिसे आप कहते हैं जो हमने चीजें पैदा करनी पहले ही बंद थी, अब हफ्ते में 6 दिन ये सारे इश्यूज रिलेटेड हैं और ये है वो इशू जिसको टैकल करना है, कर पाएंगे या नहीं ये देखने की बात। पिंडी से कॉलर मुझे लेने थे, वाजिद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मेरे 2 पॉइंट हैं छोटे छोटे। जी जी। एक तो ये है कि जी तमाम कौमें अपने मफादात को मद्देनजर रखती हैं, ठीक है, और आपसे गुजारिश यही है कि आप अवाम में ये अवेयरनेस पैदा करें कि हम भी अपनी मफादात को मद्देनजर रखें रादर देन लड़ने के। और दूसरा, ये दोनों माशाल्लाह समीर इब्राहिम साहब और सईद काजी साहब बहुत इंटेलेक्चुअल शख्सियात हैं, तो जब लेकिन आपस में जब ये डिस्कशन शुरू करते हैं तो ये अपने आप में से बाहर हो जाते हैं आपे से, जिसका बड़ा बैड इंप्रेशन मिलता है बच्चों को। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको देखते हैं, तो इनसे गुजारिश है कि ये पॉलिटिशियंस की तरह, जिस तरह वो रात को आके टॉक शोज में लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, ये काइंडली ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनको बोलें कि ये सुबह का प्रोग्राम बच्चे देख रहे होते हैं जो पढ़े ग्रोइंग हैं, वो इन्हीं से सबक सीखेंगे। दीज आर 2 माय पॉइंट्स प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से एक कॉलर है अब्बास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम। काजी साहब से बात करनी मैंने। काजी साहब आपको बहुत मुबारक हो, मुझे खुशी हुई आपने गैस का जो इशू है उसको उठाया है। मैंने 5 अक्टूबर को भी आपको कॉल की थी, तो बराए मेहरबानी ये आप 15 लाख नहीं है, ये तो डाइंग की एक लेबर है। अब उससे मुतल्लिका जितनी साइजिंग है, लूम है, ये जितनी लेबर बनती है, बराए मेहरबानी इसके जो अंदर के चोर है ना उनको बेना पड़े, फिर दिली खुशी होगी। तो यकीन करें हम डेली वेजेस वाले हैं, परेशान हो गए कि ये जो गैस का बहरान हम पे आ रहा है तो हम अपना निज़ाम कैसे चलाएंगे। तो बराए मेहरबानी इसको अंदर से आप जो है ना निकालने के अंदर इसके क्या है, ये कौन लोग हैं जो हमें हर साल जो हमारे ऊपर जो है ना बम गिराते हैं और हमें परेशान करते हैं। बहुत शुक्रिया बात। लेकिन ना ये बात वही कह रहे हैं, मैं तो उसी बात को मैं पॉइंट आउट करूंगा कि 84 अरब रुपए का अगर गैस में ऊपर नीचे किया गया है तो कीर सादिक साहब कहाँ हैं, कौन है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये 84 अरब रुपया गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता, किसी को सब्सिडी देने पे खर्च होता तो ये काम ना होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना एक ही काम हो सकता है, या दिहाड़ियां लग सकती हैं या आवाम की वो फलाह हो सकती है। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी पर आता हूँ क्योंकि वो बीसी से रिलेटेड है, बड़ा अहम मामला है ये असगर खान केस का। इसमें भी वही जो कौमी खजाने से रकूम को बेदर्दी से लूटा गया, उस पर उन्होंने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई आईनी इख्तियार नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं। लेकिन एक और केस में कल वो जो केस है शेख अफजल केस, जिसमें वो पंजाब बैंक फ्रॉड है बुनियादी तौर पर, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं जो आज रोजनामा दुनिया की एक लीड स्टोरी है, जिसमें यह है कि नैब, FIA समेत तहकीकाती इदारों पर किसी को एतमाद नहीं रहा। अब ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट इससे और मजीद हुआ है क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा है ना फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कि ये इंतशार इससे बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो अदालत ये कह रही है कि जो कौम के तहकीकाती इदारे हैं, मुल्क के तहकीकाती इदारे, अब वो हुकूमत उनसे तहकीकात करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही चीफ जस्टिस साहब आके ये कह रहे हैं कि इन पर तो किसी को एतमाद ही नहीं। और फिर काजी साहब ये फरमा चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि जनाब आप यूनाइटेड नेशन में चले जाएं। तो ये जो सारा मामला है, बिल्कुल आपने जो पहले मुल्क की इक्तिसादी पिक्चर पेंट की, यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमें बिल्कुल तबाही की तरफ ले जा रही है। और फिर ऊपर से ये जो इस तरह के मामलात हैं उससे मजीद कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ना जो सुप्रीम कोर्ट में अभी खबर देख ही रहा था, बात यह है कि वो एक डिस्ट्रस्ट, अगर ये हम इसको फैला के बात देखें कि नहीं, अब आवाम आम आदमी जो है वो एतबार किसकी बात का एतबार करे,
मुझे ये बताएं किसकी बात के एतबार करें। अभी समी साहब ने स्टोरी दी थी, मतलब पीपल्स पार्टी की बात अगर कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों की एक शानदार कुर्बानियों की तारीख है, इस मुल्क का कोर्स तब्दील करके रख दिया। आज उन्हें मंजूर भट्टू साहब जैसा लीडर मिल गया पंजाब में। तो मतलब लोग क्या करें और किधर जाएं। और ये मैं जो बात में दूसरी करना चाहता हूँ, इस पे जो समी साहब ने बात की थी, मैं इसको आगे बढ़ा दूं अगर वक्त हो तो, कि ये कह रहे हैं ये भी अक़वाम मुत्तहिदा आके यहाँ पे करे, अक़वाम मुत्तहिदा आगे रिपोर्ट देगी, उसका क्या बना भाई। उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा ने आते फरमाया जी कि हम इंडाइट करने की, यानी मुल्ज़म नामजद करने की हमारे पास वो मैंडेट नहीं है, हम तो बस आए हैं ऊपर ऊपर से करने के लिए और वो करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैंडेट का सब उनको दिया भी नहीं जा सकता, यूनाइटेड नेशन को आप तो शायद क्या मैंडेट देंगे? इसीलिए ना कि मैंडेट पकड़ने का होगा ही नहीं, वो आके बातें करेंगे। मुल्क की जो एजेंसीज हैं वही पकड़ सकती है ना। अब आप यूएन को कहें मैंडेट दे दें, और वो यूएन के तो सारे मेंबर ममालिक हैं, वो 4 इंडियन ऑफिसर्स को भेज दें आपके बंदों को गिरफ्तार करने के लिए, ये तो आप कर नहीं सकते। तो फिर आप क्यों कहते हैं, नहीं, तो आप क्यों कहते हैं कि जी वो रहमान मलिक साहब हों या वो कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा करें। मैं कर रहा हूं कि ये जो मुतालबात है ना कि आप यूएन के पास जाएं इन चीजों के लिए, आप बता दें ये मुतालबात गलत है, होते क्यों हैं मुतालबात? इसलिए अभी पाकिस्तान में तो इसलिए होते हैं कि हम इंतहाई पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। हमारे जो इदारे हैं वो ऑनेस्टी के साथ ऑब्जेक्टिवली किसी के खिलाफ ना तहकीकात। तो ये नवाज शरीफ साहब का फिर मुतालबा ठीक है कि अक़वाम मुत्तहिदा करे आके? इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, हम सजा नहीं देना चाहते, हम अकाउंटेबल नहीं करना चाहते अपने आप को। हम अपनी चोरी चकारी से खौफजदा लोग हैं। कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा, मैं आपसे सवाल मुझे आप बात बताएं ना कि आप कहते हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा, उसके पास तो मैंडेट ही नहीं हो सकता, इन पे हमारा पॉलिटिकल है ही नहीं, जो चोरी चकारी हुई है माफ कर दें, जिंदाबाद पाकिस्तान। ये क्या रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा। फिर क्या करें हम? सुन तो लें। फिर वो अभी कॉलर ने भी कहा लड़ा ना करें। लड़ने की क्या यार, कॉलर को छोड़े, वो उनकी राय है, ऐसे लोगों की भी राय है जो कहते हैं हमने यही बात करें। बात मुझे ये बताएं, मुझे नहीं छोड़े ना इररिलेवेंट बात कि जनाब करना चाहते इदारे कर नहीं सकते हैं जी, बाहर वालों का मैंडेट नहीं है, लिहाजा इनको माफ कर देते हैं। भाई ये माफ क्यों कर? आपको सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है उस प्रोसेस को। अब मैं ये आपसे कितने मिलीनियम लग जाएंगे? बोलने तो देना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कुछ लोग उनको तो निजाम ना पकड़े, मिसाल के तौर पे अरसलान चौधरी साहब का तो उसके हवाले से तो सारा कवानीन मुख्तलिफ हो जाए, दूसरे नवाज शरीफ साहब के लिए मुख्तलिफ हो जाए, फिर उसके बाद जो दूसरे कोई लोग हैं ये जो जिनका नाम है हमेश खान और शेख अफजल, इनके लिए मुख्तलिफ हो जाए, रियाज मलिक साहब के लिए मुख्तलिफ हो जाए, तो लोग अगर ये सवाल करेंगे तो क्या इनमें से जिन बंदों का आपने 5-6 कैरेक्टर्स का नाम लिया, इनको तो आप टच ही नहीं कर सकते, खत्म होगी ना बात, अनटचेबल है। और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन इदारों में अगर ये इदारे किसी बिग फिश को नहीं नेट करते, अगर ये इदारे किसी बिग फिश को नहीं पकड़ते तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रही है, मुझे गरीब को पकड़ने के लिए आ जाएंगे, तो किसी और छोटे मोटे चोर चकार को पकड़ने के लिए आ जाएंगे। ठीक करना भी तो इसी सिस्टम है ना। मैं एग्जैक्टली ये कर रहा हूं कि उनको आप ठीक करें, अपने सिस्टम में ठीक करें ना। नहीं, पार्लियामेंट है आपके पास सारी पार्टियां बीच में बैठ के मजे से मफामत खेल रही हैं, करें ठीक। तो उन लोगों को जो मफामत खेल रहे हैं वहां उनको रिजेक्ट करें। लेकिन एक बात यही कॉलर ने पहले बात कही कि आप अवेयरनेस दें। रहमान मलिक के अंडर एफआईए पे किसी को एतबार नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को रहमान मलिक के अंदर एफआईए पे शाजिया बात यह है कि अगर आप राना सनाउल्लाह को बना देंगी ना तो पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी कहेगी हमने, तो ये तो सर्कल चलता रहेगा। मतलब ये तो नहीं मफामत है, अपनी जो इनके ऊपर सीरियस इल्जामात हैं वो इस इल्जामात की गर्द में सब कुछ घुमा के ये आराम से घर बैठे रहेंगे। इस पे पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, सिर्फ जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए, बयान देने के लिए ये नाम ले लेंगे। बाकी जी हमें चूंकि रहमान मलिक साहब पे इत्मीनान नहीं है, उन्हें सनाउल्लाह पर इत्मीनान नहीं है, तफ्तीश बंद कर दें, बस खत्म। नहीं, ये नतीजा निकलेगा। मीडिया पे आकर जो हमारी बात करने का मकसद है वो इन तमाम चीजों को एक्सपोज करना है। और यही बात कॉलर ने भी कही कि आपकी जो गुफ्तगू है इससे लोग अगर आके कहते हैं ना अच्छा प्रोग्राम है, तो इसलिए कि हम यहाँ पर एक बेलाग तबसरा करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं, यही हमारा काम है। हमारा काम लठ लेके चीजों को ठीक करना नहीं है। तो मैं तो सिंपली ये कर रहा हूं कि हमारे पास कोई ताकत, मैं ये कर रहा हूं कि हमारे जो इदारे हैं वो किस तरह ठीक हो सकते हैं जब आप प्रोसेस ट्रांसपेरेंट कर दें ना, फिर किसी को इतराज नहीं रहेगा। कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट के पास इख्तियार है ना। ये देखिए साहब अब आ गए, वो कर देंगे। ऊपर रहमान मलिक साहब को मैंने लगा रखा है, वो करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, कुछ शुरुआत तो हुई ना, कुछ शुरुआत तो हुई ना, कौन करेगा? कुछ शुरुआत हुई, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जब आप, मैं पहले कह चुका कि आप जब आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी पे बैठ के एक अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप बेसिकली अपने ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि आप क्या शख्सियत है। आप कोई भी शख्सियत जो आपकी पसंदीदा शख्सियत है वो इनफैक्ट रिफर करती है आपके मेंटल लेवल को और फिर उस निजाम को, फिर आपके विजन को कि क्या आपकी तब्दीली चाहते भी हैं या नहीं। जब आप तौकीर सादक को लगा देते हैं ओगरा पे तो किस लिए लगाते हैं? तो वो ओगरा ठीक करके आए।
जब आप अदनान ख्वाजा को लगाते हैं तो वो इसलिए लगते हैं ताकि वो उसको ठीक फरमा दें। When you choose जब आप लगाते हैं उसमें स्टील मिल में मोइन आफ्ताब साहब को, तो वो ठीक करा। अब आपने देखे यार ये लोगों के, आपने 3 लोगों के नाम लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम तो मौजूद है ना, चाहे वो बड़ा एक्यूरेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अदनान ख्वाजा को घर भेजा, हथकड़ी लगाई। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि हुकूमत ऐसे लोगों को लगाती क्यों है? मैं ये कर रहा हूं कि गलत किया उन्होंने। हुकूमत ने जो काम गलत किया उसको रोकने का एक तरीका मौजूद है। लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको रोक दिया, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसला हुआ। कोई बंदा आपको आज तौकीर सादिक की हमायत में बात करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन तौकीर सादिक को पकड़ भी कोई नहीं सकता। वो पकड़, अभी हमने स्टोरी की, और वो किसने, वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वो यहाँ पे हमने स्टोरी की कि जी जो अदालतें हैं एंटी, जो वो टेररिस्ट और वो ना एंटी जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, उसमें इसलिए जाजी मुतय्यन नहीं की जा रहे कराची में, पता नहीं अभी तक हुए या नहीं। कल हम स्टोरी को फॉलो अप करेंगे ताकि वो जो मोइन आफ्ताब जी, इन लोगों पे मुकदमे ही नहीं चल रहे। तो भाई आप नहीं करना चाहते मेरे प्यारे जमहूरी हुक्मरानों, आप नहीं करना चाहते। ये चलो मुझे कॉलर देने उकाड़ा से मैसेज जाएगा। मैं हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। मंजूर वट्टू के लाहौर में इस्तकबाल की बात कर लेते हैं। मंजूर वट्टू की तो बात हो चुकी इस्तकबाल की। मैं अगली स्टोरी पर एक जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने शुरू में भी जिक्र किया वो जो इंटरनेशनल ताकतों की अपनी एक मफादात के तहत बात होती है। एक बरतानिया में किताब आ रही है क्रूअल ब्रिटेनिया, उसमें जो उसका उन्होंने बड़ा ज़्यादा एक्सपोज किया है कि जो MI6 और MI5 जो बरतानिया की 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो CIA के साथ बिल्कुल मिलकर काम कर रही थी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अगवा किया जिन पर दहशतगर्द होने का शुबा था। इल्लीगल था वो, उनको टॉर्चर में भी रखा, और जो वो ये जिसको हम ये कहते हैं हवालगी एक दूसरे, तो उसमें मुकम्मल उन्होंने ताउन किया। इसकी अहमियत इसलिए है काजी साहब कि बरतानिया की जो पॉलिटिकल एलीट है वो हमेशा से इस बात का इनकार करती रही है कि हमने जनाब को गैर कानूनी जेलें बनाई या हमने CIA को मदद की। तो ये एक बड़े ज़बरदस्त आयन कोबेन ये जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब है, ये आ रही है, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है और उन्होंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताया। उनका ये कहना है कि ये सैकड़ों दफ़ा जो CIA के जहाज़ थे वो उन्होंने बरतानवी एयरपोर्ट्स को टच किया, और वहाँ पर कई दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोगों को रखा भी गया। तो इस पर पूरी तरह जो बरतानिया की जो सीक्रेट एजेंसीज थी वो अमेरिका के साथ इन्वॉल्व रहीं। लेकिन जो 2005 में 2007 में जो उनके बरतानिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ओपनली आके इसको रिफ्यूज़ करते रहे, इसको इनकार करते रहे कि जनाब हमने तो ये काम नहीं किया। तो इससे एक और ये चीज़ जो मैं इसको इसलिए मैंने पिक किया कि देखें ये बिल्कुल एक गलत काम है, झूठ बोला गया, हिपोक्रेसी मुनाफकत का मुजाहरा किया गया, लेकिन जहाँ पर उनके अपने मफाद की बात आती है वो लोग ये काम करते हैं। हम सच्चा काम भी नहीं कर पा रहे, हम जो एक सीधी चीज नजर आ रही है उसको भी नहीं ठीक कर पा रहे अपने जाती इख्तलाफात की वजह से, और वो लोग जो बड़ा एक मुहज़्ज़ब होने का दावा करते हैं लेकिन इसके बावजूद जहां उनका अपना कोई मुफाद आता है वो हर काम करते हैं। सही। कसम नुसरत भुट्टो की पहली मैं एक बहुत ही यानी ट्रेजिक कैरेक्टर हमारी तारीख का, बहुत डिसेंट खातून, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की आखिरी यादगारों में से एक यादगार। सफ़र करती रही साइलेंटली, कभी फैमिली मेम्बर्स के हाथों सफ़र किया, कभी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर हमले किए। मुझे याद है लाहौर में जब उन पर डंडे बरसाए गए थे, और वो एक ईरानी नजाद खातून थी खालिद इस्फानी, एक बड़े हाईली कल्चर्ड सरमायादार थे, और बड़े उनके बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की शायद उस वक्त सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनके पास हुआ। कल्चर और सकाफत का एक ज़माना था जिस दौर की यादगार है। मगर आप देखें उनके खामन जो प्राइम मिनिस्टर भी बने और फिर उन्हें एक शहीद भी किया यहाँ पे, जिसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है और बजा तौर पे कहा जा सकता है। उनके बेटे की शहादत हुई यहाँ पे, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई यहाँ पे। तो उन्होंने एक बड़ा साइलेंटली सफ़र किया, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि उन्हें बड़े अनसेरेमोनियल तरीके से उनकी जो चेयरपर्सन थी उनको हटाया भी गया। तो एक कहानी है, एक इस तरह की ट्रेजेडी की और साइलेंट सफरिंग की। तो मैं समझता हूँ आज उनकी बरसी थी, उन्हें याद ना करना यकीनन एक ज्यादती होती। बाकी समी साहब तो PPP के पुराने हैं मेंबर, तो उनसे मैं जब मैं तालिब इल्म था तो मुझे ये कहने में ना कभी कोई मैं आर महसूस हुई है। मैं बिल्कुल जो ज़ियाउल हक की जो एक मार्शल्ला था बदतरीन, उस पर हमने पूरा एहतजाज किया, उसके खिलाफ पूरी जो भी तहरीक थी उस पर चले, डंडे भी खाए और टॉर्चर भी हुए। तो उस हवाले से बतौर जब तालिब इल्मी में बिल्कुल हर उन कुव्वतों का साथ दिया जो मार्शल्लाह को जिन्होंने ललकारा। तो उस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सिंबल थी
जिद्दोजहद का, और उस पर बाद फिर दूसरी जब बातें भी आई, MRD बनी, उन सब लोगों ने उसमें हिस्सा डाला। तो तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो उन्होंने माशाल्लाह जो ज़ियाउल हक का था उसको चैलेंज किया, और बेगम भुट्टो की उस हवाले से बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी वो है जिद्दोजहद है। और फिर उनके साथ हाथ भी हुआ, उनको उन्होंने सफ़र भी किया जैसे इन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ा सदमा उनको आया वो था मुर्तज़ा भुट्टो का, उससे बड़ा उनको प्यार था। मैंने उनका इंटरव्यू किया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट को डिसमिस किया था फारूक लगारी साहब ने। तो मैंने बेगम साहबा का इंटरव्यू किया सेनेटर गुलजार के घर इस्लामाबाद में, तो वो वर्कर्स के साथ उनका बड़ा प्यार था। हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो जाफर गार्ड था मोहतरमा का, तो वो अंदर आया कमरे में, तो बेगम नुसरत भुट्टो जो थी वो जो बेनज़ीर साहबा के जो लोग साथ थे या जो उनके वर्कर्स थे उनको बाय नेम उनको जानती थी, पहचानती थी। तो वो इंटरव्यू छोड़ के उन्होंने कहा कि जाफर उसका नाम कि जाफर कहाँ हो तुम, इतने दिनों से मुझे मिले नहीं हो, और उसकी फैमिली का क्या, तुम्हारी फैमिली का क्या हाल है। तो शी वाज बहुत ज्यादा। मेरा समी साहब से सवाल है कि जिस वक्त मोहतरमा नुसरत भुट्टो ये लॉन्च कर रही थी, तो जरा याद करें वो कैबिनेट के कौन कौन से मेंबर हैं जो उस वक्त जो है वो दूसरी सफ़ों में थे, इस्लामी जमीयत तलबा में कौन कौन था और लड़ रहे थे और मार्शल लॉ के साथ थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इनके साथ जो लोग थे वो तो खैर वैसे ही रांदे दरगाह के फारे हो गए। आज पंजाब में बन गए ये लोग, ये कहाँ थे लोग जो आज पीपल्स पार्टी में मनस्से शहूद पे हैं, वजारतों में हैं। उस वक्त जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो ये लॉन्च कर रही थी, इतनी बड़ी स्ट्रगल या भुट्टो की पार्टी कर रही थी, तो ये लोग कहाँ थे और ये एन पावर के वक्त कहाँ से आ जाते हैं और फैसिलिटी। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ये बात सही है कि कुछ लोग उस वक्त दूसरी साइड पे थे। अब अगर इस तरह से बात की जाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो खुद अयूब खान के साथ थे, लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज किया कि अगर कोई सियासी सफर अपना तब्दील कर ले। नहीं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको चैलेंज किया जब वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। देखिए ये बहुत बड़ा फर्क है, वो उससे टकराए थे, उसकी कैबिनेट से बाहर चले गए, उन्होंने अयूब खान की वफात का इंतजार नहीं किया था उनकी मुखालफत करने के लिए। मुझे पता है आप जिन लोगों का नाम, आप नाम कायरा साहब का खुल के नहीं लेना चाह रहे थे, मैं ले देता हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो किस सफों में थे, देखिए वो लोग, अब यूसुफ रजा गिलानी पे बात है कि वो उसके साथ थे ज़ियाउल हक के साथ, लेकिन जब से वो पीपल्स पार्टी में आए उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी ने नजरियाती तरमीम की, जब से पीपल्स पार्टी भुट्टो के बाद हटी अपने उस रास्ते से, तो ये और इसी तरह जो बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में गए तो वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ा नहीं। तो हम ये कहें कि पहले वो उनके साथ है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब ज्यादती करते हैं। मैं ये वकास महबूब साहब का जिक्र करना चाहता हूं। प्रेस क्लब हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो मेरा ख्याल है सीधा उनके पास चले जाते हैं। जुल्फिकार साहब, ये क्या मामला है कि पंजाब गवर्नमेंट जो इतने अरबों रुपए मांग रही है आपसे अपनी जो प्रेस क्लब की हाउसिंग स्कीम है उसके लिए? असल में बात यह है कि लाहौर के 1200 सहाफ़ियों का ये मसला है और उनके घरों का और छतों का मसला है। वज़ीर आला पंजाब से हम पिछले 5 साल से अपील कर रहे हैं कि वो हमारा ये मसला हल करें। मसला ये है कि जो सहाफ़ी कॉलोनी की ज़मीन है उसको कमर्शियल बुनियादों पे सेस किया गया है। बॉर्डर से 11 किलोमीटर दूर ये सहाफ़ी कॉलोनी वाक़ है, वहाँ पे सहाफ़ी अपने घर बना रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी कमर्शियल असेसमेंट जो है वो हमारी समझ से बाहर है, जिसकी वजह से वो 2 अरब 58 करोड़ रुपए हुकूमत पंजाब इन गरीब सहाफ़ियों से मांग रही है, जिसको जो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो हम ये वज़ीर आला से अपील कर रहे हैं, उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुन तो लेना, आप हमें सुन ले, अगर हम जस्टिफाइड है तो हमारी बात मान लीजिएगा। दूसरा हमारा मसला समी साहब ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, कुछ ज़मीन खाली पड़ी है, यानी आप समझे 2004-05 से वो ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर डेवलपमेंट होनी है। पिछले 2 साल से फाइल PND में घूम रही है। हम वज़ीर आला से कह रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए, हमें आप कच्ची मिट्टी की सड़कों की निशानदेही कर दें, हम अपने घरों की निशानदेही कर सकें, हम प्लाटों की डिमार्केशन कर सकें। तीसरा मसला F ब्लॉक का है, उसके लिए 30 करोड़ रुपये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब खुद DSO के अकाउंट में मुंतकिल कर चुके हैं। उसकी ज़मीन की ज़रूरत हमें जो है वो 200 कनाल की है, ब्यूरोक्रेसी ने चक्कर दे रही है 581 कनाल का, जिसके लिए वो मजीद 86 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। कह रहे हैं हमें 86 करोड़ की जरूरत नहीं है, 30 करोड़ जो आपने पहले दिया हुआ है उसी के अंदर ये मसला हल होता है। तो किसी पैसे के लिए दिए बगैर समी साहब ये मसले हल होते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसमें आपको ज्यादा बड़ी रुकावट क्या है, क्यों बात वो नहीं सुनना चाहते? वो समी साहब, ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी रुकावट है। वो उनको ये बता रही है कि 4 अरब का केस है जिस पे वज़ीर आला खामोश हो जाते हैं, हालांकि उन्होंने खुद ये वादे किए हुए हैं। हम कह रहे हैं हमारा 1 अरब का क्या, हमारा 1 करोड़ का केस नहीं है, आप हमें सुन लें, हमारी बात को सुन लें। हम पैसे नहीं मांग रहे, हम तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को मांग रहे हैं।
और जिसके लिए आप खुद मशहूर हैं कि आप गुड गवर्नेंस को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम कहते हैं हमारी बात को आप सुन लें, हम कितने हफ्तों से उनसे टाइम मांग रहे हैं। यानी जो जमीन गालबन जो आपने बताया असेसमेंट अरबों रुपए की गई है, वो इतनी वैल्यू की जमीन है नहीं समीर साहब, उसी डेवलपमेंट असेसमेंट कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कमेटी है, उसने 7 वाली जमीन बिल्कुल 40,000 रुपए मरले पे असेस की है, इसको 1.5 लाख पे कर दिया है कमर्शियल बुनियादों पे। अब मुझे बताएं किसी मुल्क के बॉर्डर एरिया में कभी कमर्शियल जमीन होती है, या इस जहां पे लोग अपनी रहायश के घर बना रहे हो वहां उसको कमर्शियल असेसमेंट की जाती है? ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। बहुत शुक्रिया मेथू आपका। एटलीस्ट सीएम साहब को बात तो सुननी चाहिए साफियों। अच्छा, इस पर हम क्योंकि आज जरा टाइम कम रहा, इस पर हम पूरी तफसील से दोबारा जुल्फिकार साहब को तकलीफ देंगे। हमारे जो प्रोड्यूसर अब अच्छा आप देखें, वकास महबूब हमारे प्रोड्यूसर वो वहदत कॉलोनी से निकले हैं घर आने के लिए, इधर ऑफिस जाने के लिए। रेस कोर्स नहर के किनारे जो है ना उनको रोका गया, वो रेस कोर्स थाने में गए। बताया भी है कि मैं मीडिया का बंदा हूं, तो कम से कम यानी ये एक थोड़ा सा वो ये इसलिए डरते हैं, समझा जाता है पुलिस वाले कि जी मीडिया पे खबर आ जाएगी तो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भाई ये एसएचओ साहब नहीं आए, थानेदार साहब आएंगे तो कुछ होगा। और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, और उसके बाद फिर हाजी हबीबुर रहमान साहब आएंगे और वो कहेंगे जनाब आप क्राइम की बात करते हैं, थाने में तो किसी क्राइम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मुकदमा तो दर्ज ही नहीं हुआ, हमारे तो बिल्कुल अमन अमान है। ये है पंजाब पुलिस की गुड गवर्नेंस कि अगर कोई बंदा लुट जाए, थाना जाके वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहे तो उनको कहा जाता है कि जी नहीं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड खराब नहीं करना। और एसएचओ साहब पता नहीं कितने मालिश करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो फिर वो फैसला करेंगे कि क्या हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काइस साहब, सभी साहब प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।